ہوم ورک دیا گیا تھا وہ سب کر لیا ہوگا. جنہوں نے بیٹا نہیں کیا اس کو مکمل کر لیجیے. اب بیٹا آپ لوگ کاروان اردو اور اپنا ریڈر گلستان سعدی اپنے ساتھ رکھیے اور رف کاپیز اور پین یا پینسل بھی رکھ لیجیے. کاروان اردو ریڈر بیٹا اپنا ساتھ رکھیے اور رف کاپیز اور پین پینسل بھی ساتھ رکھیے. کاروان اردو بیٹا ریڈر رف کاپیز اور پین اور پینسلز اپنے ساتھ رکھیے. پیج نمبر 53 نکالیے. کاروان اردو صفحہ نمبر 53 پیج نمبر 53 نکالیے. جی بیٹا آپ لوگ اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں کاروان اردو پیج نمبر 53 نکالیے. کہانی نویسی. آج بیٹا آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کہانی لکھی جاتی ہے. کہانی سننے اور کہانی پڑھنے کی طرح کہانی لکھنا بھی ایک دلچسپ سرگرمی ہے. آپ تھوڑی سی محنت اور توجہ سے بہت اچھی کہانیاں لکھ سکتے ہیں. کہانی لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیے.
यानी बेटा इसमें बताया गया कि कहानी सुनने और कहानी पढ़ने की तरह कहानी लिखना भी एक दिलचस्प काम है। थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से आप बहुत अच्छी कहानियाँ खुद से भी लिख सकते हैं। कहानी लिखते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो दर्जे झैल हैं। बेटा नंबर 1 देखिए, कहानी का अंदाज़े बयान दिलचस्प होना चाहिए। यानी कहानी जब आप लिखने शुरू करते हैं तो बेटे उसका जो अंदाज़े बयान है, उसको जो लिखने का आपका तरीका है वो बहुत दिलचस्प होना चाहिए। नंबर 2, कोशिश कीजिए हर इखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज में ही ना पेश कर दिया जाए। सॉरी बेटे, नंबर 2, कहानी के जरिए कोई इखलाकी नुक्ता जरूर पेश किया जाए। नंबर 2 है, कहानी के जरिए कोई इखलाकी नुक्ता जरूर पेश किया जाए। यानी जब आप कहानी शुरू करते हैं उसका अंदाज़े बयान बहुत दिलचस्प होना चाहिए। नंबर 1 ये। नंबर 2, जब उसका कोई इखलाकी नुक्ता आपने पेश करना है तो वो ज़रूर उसके बाद आपने तहरीर करना है। नंबर 3 पे, कोशिश कीजिए हर इखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज में ही ना पेश कर दिया जाए, बल्कि कहानी इस अंदाज से लिखी जाए कि पढ़ने वाला कहानी का अंजाम पढ़कर खुद उस नुक्ते पर पहुंच जाए। यानी कहानी बेटा इस तरह लिखनी चाहिए कि जब आप कहानी का आगाज करते हैं उसके बाद उसके दरमियान में कोई ऐसा इखलाकी नुक्ता भी आपने पेश करना है, और जब आप कहानी लिखते हैं तो उसका जब आपने अंजाम करना है तो जो कहानी पढ़ने वाला होता है वो कहानी पढ़ते पढ़ते उस तक अंजाम तक यानी उसके जहन में उसका अंजाम खुद ब खुद आ जाए। यानी आपकी तहरीर इतनी दिलचस्प होनी चाहिए। मजमून की तरह कहानी के भी 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, तारुफ। जैसे बेटा मजमून के 3 हिस्से होते हैं लिखने के, इसी तरह कहानी के भी लिखने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 है जी तारुफ। ये इब्तदाई हिस्सा है और इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। मसलन एक कछुआ और एक खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त चलता था जबकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। यानी कहानी जब आपने बेटा शुरू करनी है तो उसमें आपने कहानी के किरदारों का तारुफ करवाना है। अब इस कहानी का जो हम इसमें है कछुआ और खरगोश की अगर कहानी है तो आपने उसमें शुरू में इब्तिदा में लिखना है कि एक कछुआ और खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त चलता था यानी आहिस्ता चलता था और खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। अब जब नंबर 2 हम उसका आगे कहानी का बेटे आगाज करेंगे उसमें वाकया लिखेंगे कि क्या वाकया रूनुमा हुआ था। इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाकया दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। यानी अब आपने शुरू में थोड़ा सा तारुफ तो करवा दिया, इंट्रोडक्शन करवा दिया कि कहानी किसके बारे में है, कछुआ और खरगोश के बारे में है। थोड़ा सा उनका आपने बता भी दिया है कि कछुए की क्या खासियत है और खरगोश की क्या खासियत है। उसके बाद जी वाकया की क्या चीज रूनुमा हुई थी। वाकया में जैसे मसलन आप ये लिख सकते हैं, एक दिन खरगोश ने इतराते हुए कछुए को दावत दी, कछुए मियाँ दौड़ का मुकाबला करोगे मेरे साथ। यानी इतराते हुए बेटा उन्होंने कहा, इतराते हुए यानी खरगोश को अपनी तेज रफ्तारी पर बहुत ज्यादा गुरूर था, घमंड था। उसने कछुए को जो बहुत ज्यादा सुस्त चलता था उसको दौड़ का मुकाबला करने के लिए पूछा कि तुम इतनी आस्था चलते हो, क्या मेरे से दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लोगे। बेटा अगला सफा देखिए, पेज नंबर 54। नंबर 3, जब आपने बेटा को कहानी का लिख दिया कि वो कछुए ने खरगोश ने कछुए को जो दौड़ की दावत दी है, उसमें वो उसके बाद क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। कछुआ जो उसकी जो है ये दावत जो है दौड़ की वो कबूल कर लेता है। अंजाम क्या है, ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है और इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है। यानी जो भी कहानी का हासिल है, अंजाम है, वो एंड पे सामने आ जाता है। मसलन अपने अंजाम से खरगोश ने ये सबक सीखा कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। ये इख्तिताम हो गया बेटा। जैसे हमने कछुए और खरगोश की कहानी क्लास 1 और 2 से पढ़ते आ रहे हैं, 3 में भी आपने यकीनन पढ़ी होगी कि कछुए और खरगोश की कहानी ये थी
کہ उनका कछुआ जो है वो बहुत सुस्त चलता था और खरगोश तेज दौड़ता था और उसको अपने ये दौड़ पर बहुत गुरूर भी था। उसने कछुए के साथ ये रेस लगा ली कि जो उस बरगद के दरख्त को यानी दूर एक दरख्त था उसको हाथ कौन पहले लगाएगा वो जीतेगा। कछुए ने कहा ठीक है। खरगोश ने फिर जैसे ही दौड़ का मुकाबला शुरू हुआ फौरन ही आगे गया और आगे उसने दौड़ के देखा कि कछुआ तो बहुत ही पीछे रह गया है। रास्ते में एक दरख्त के नीचे कछुआ खरगोश जो है वो लेट गया। उसने कहा मैं यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ, कछुए के आने तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन बेटा कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने खरगोश का गुरूर का सर नीचा दिखाना था। उसने जैसे ही बेटा वहां खरगोश आराम लेने के लिए बैठा उसकी आंख लग गई। कछुआ कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में आता गया और उसने देखा कि कछुआ तो खरगोश तो रास्ते में बड़े मजे से ना पराठे ले रहा है, सुकून से सो रहा है। उसने कहा इसको सोने दो और बड़े ना वो अपने ही मगन अंदाज में कछुआ सुस्त रवि से आगे आगे निकलता गया और उसको बरगद के दरख्त तक पहुंच गया। कछुए की जब कुछ देर बाद आंख खुली, सॉरी खरगोश की जब कुछ देर बाद आंख खुली तो उसने देखा है तो कछुआ लगता है अभी भी नहीं पहुंचा। वो बड़ा खुशी खुशी दौड़ के फिर आगे गया और वहां जाकर तो वो बेटा हैरान रह गया कि ये तो मेरे से भी पहले पहुंच गया है। कि अल्लाह ताला ने उसके गुरूर का सर नीचा किया, ये उस कहानी का अंजाम था। अब जी कहानी लिखने के तरीके देखिए। कहानी लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले इशाराती कहानी लिखना सीखिए। इस तरीके में कहानी का खाका और इशारात दिए जाते हैं। इनकी मदद से कहानी के तीनों हिस्सों का ख्याल रखकर कहानी मुकम्मल की जाती है। यानी बेटा अगर आपको आज हम कहानी जो लिखवा रहे हैं इनमें कुछ इशारात दिए गए हैं आपकी किताब पे, पेज नंबर 54 पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इन इशारात की मदद से कहानी लिखनी है। इशारात बेटे क्या है? उमर और दानिश दो दोस्त एक ही गांव के रहने वाले थे। आपने कहानी का आगाज इस तरह करना है कि एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम उमर और दानिश थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक साथ स्कूल जाना, यानी इसका आप लिखेंगे कि वो दोनों एक ही स्कूल जाते थे या और एक साथ पढ़ते थे। अगला इशारा है रास्ते में अमरूदों का बाग। एक दिन स्कूल से वापसी पर बाग के माली का नजर न आना। इसका बेटे आप ये इस तरह लिख सकते हैं कि उनके स्कूल के रास्ते में अमरूदों का एक बाग आता था। एक दिन स्कूल से वापसी पर उनकी नजर बाग पर पड़ी और उन्होंने देखा कि बाग का माली जो है वो बाग में मौजूद नहीं है। पीले पीले अमरूद देखकर दोनों के मुंह में पानी आया या दोनों का जी ललचाया, भी आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर क्या था जी, उन दोनों ने दरख्त पर चढ़ गए और अमरूद तोड़ने लगे। माली तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन माली के कुत्ते का भौंकना, जैसे ही माली ने अपना वहां कुत्ता रखा हुआ था, उन दोनों को देखकर माली के कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और माली कुत्ते के भौंकने की आवाज पर फौरन ही अपना डंडा लेकर आ गया और उसने उन दोनों को पकड़ लिया। अब अगला इशारा है वालिदैन से शिकायत, दोनों को सजा मिलना। अब जी माली ने उन दोनों को पकड़कर उनके वालिदैन के पास ले गया और उन दोनों की शिकायत उनके वालिदैन से की। जब उनके वालिदैन को शिकायत की गई तो उन दोनों के वालिदैन ने उनको ये सजा दी कि उनका बाहर खेलना कूदना बंद हो गया। इस पर बेटा उन दोनों ने माली से भी और अपने वालिदैन से भी अपनी आइंदा ऐसी हरकतों को ना करने की तौबा की और इस कहानी का बेटे अंजाम क्या हुआ? बुरे काम का बुरा नतीजा है, यानी वो बुरा काम कर रहे थे तो उसका बुरा नतीजा निकला, यानी उनको एक सजा मिल गई। सजा क्या थी
तो उनका बाहर खेलना कूदना बंद हो गया था। बेटा मैं आपको एक दफ़ा फिर ये इसकी कहानी थोड़ी सी डिक्टेट करवा देती हूँ, अगर तो आप अपने जहन नशीन कर लेंगे। इसके पॉइंट्स आपकी किताब में भी दिए गए हैं, आप कहानी इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो बेशक लिख लीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम उमर और दानिश थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ स्कूल जाते थे। यानी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों के घर चूंकि साथ साथ थे, इसीलिए दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाते थे और एक साथ स्कूल जाते थे। यहाँ से बेटा अब आप आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। अभी जैसे कहानी का आपने थोड़ा सा शुरू में तारुफ करवा दिया, अब जी जो उसका वाकया है कहानी का वो हम अगले नए पैराग्राफ से शुरू करेंगे। रास्ते में एक अमरूदों का बाग था। रास्ते में एक अमरूदों का बाग था। उस बाग का माली बहुत सख्त मिजाज का था। उस बाग का माली बहुत सख्त मिजाज का था और वो दोनों उससे बहुत डरते थे। और वो दोनों उससे बहुत डरते थे। एक दिन वो स्कूल से एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे कि उनकी नजर बाग पर पड़ी। कि उनकी नजर बाग पर पड़ी। वहां पर माली मौजूद नहीं था। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़कर मीठे मीठे अमरूद खा लें। उन दोनों ने सोचा
کہ کیوں نہ ہم اس پیڑ پر چڑھ کر میٹھے میٹھے پیلے پیلے امرود کھا لیں۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا کہ اچانک مالی کے کتے بھونکنے لگے۔ وہ دونوں ڈر کر نیچے گر گئے۔ وہ دونوں ڈر کر نیچے گر گئے۔ مالی فوراً ڈنڈا لے کر آ گیا اور ان دونوں کو لے کر ان کے والدین کے پاس گیا اور ان کے والدین سے شکایت کی اس طرح ان دونوں کو یہ سزا ملی کہ ان کا گھر سے باہر کھیلنا کودنا آج سے بند۔ اور پھر ان دونوں نے مالی اور اپنے والدین سے معافی مانگ کر ایسی حرکتوں سے توبہ کر لی۔ اور پھر ان دونوں نے مالی اور اپنے والدین سے معافی مانگ کر ایسی حرکتوں سے توبہ کر لی۔ یہاں پر کہانی ختم ہوگی۔ اب جی نیچے ہم بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے سبق، اور سبق میں کیا لکھیں گے؟ برے کام کا برا نتیجہ۔ سبق میں لکھیں گے برے کام کا برا نتیجہ۔ اب جی بیٹے اب اپنا جلدی سے گلستان سعدی نکالیے ریڈر۔ ریڈر نکالیے گلستان سعدی پیج نمبر 19۔ آج ہم پڑھیں گے دانا وزیر، صفحہ نمبر 19۔ ریڈر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دانا وزیر۔ کسی بادشاہ کا ایک غلام بڑا باتونی اور احمق تھا۔ بیٹے اپنے ہاتھ میں پینسل بھی پکڑیے اور جو میں ورڈ بولوں گی اس کو انڈر لائن کر کے اس کا معنی لکھیے۔ کسی بادشاہ کا ایک غلام بڑا باتونی اور احمق تھا۔ باتونی کا معنی لکھیے بہت زیادہ باتیں کرنے والا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا۔ احمق کا معنی لکھیے بے وقوف۔ وہ اندر سے نہایت ڈرپوک تھا مگر اپنی بہادری کے قصے بڑے مزے لے لے کر بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے نہ تو کبھی سمندر دیکھا تھا نہ سمندری سفر کی تکلیف کا اسے احساس تھا، لیکن بحری سفر کی داستانیں اسے یاد تھیں۔ یعنی ایک بادشاہ کا بیٹا ایک غلام تھا، وہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ بے وقوف بھی تھا۔
लेकिन बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो डरपोक भी था, लेकिन झूठे अपनी कहानियां इतनी बहादुरी के किस्से सुनाता था कि जिसका शुमार ही कोई नहीं। उसने ना तो कभी समुंदर देखा था और ना ही कभी उसने समुद्री सफर के दौरान जो भी तकालीफ आती हैं, ना उसने सफर किया था, ना उसे उन तकालीफ का एहसास था। लेकिन बहरी सफर की दास्तानें उसे याद थी। यानी दास्ताने का आप मायने लिखिए किस्से कहानियां। लेकिन समुद्री सफर की जो किस्से कहानियां थी वो उसे बहुत अच्छी तरह याद थी। एक दफा वो अपने बादशाह के साथ समुद्री सफर पर रवाना हुआ। वसीओ अरीज समंदर को देखकर, वसीओ अरीज खुला बड़ा कुशादा, इसका मायने लिखिए खुला बड़ा कुशादा। वसीओ अरीज समंदर को देखकर वो हैरान से ज्यादा परेशान हो गया। शाही कश्ती की इतने बड़े समंदर के सामने कोई हैसियत ही ना थी। शाही कश्ती बेटा बहुत बड़ी होती है। तो जब उसने इतना बड़ा समंदर देखा, वो पहली बार क्योंकि समंदर का सफर कर रहा था, वो बेवकूफ आदमी, तो वो समंदर को देखकर हैरान होने से ज्यादा परेशान हो गया था। उसकी इतनी बड़ी शाही जो कश्ती थी, इतने बड़े समंदर के सामने उसकी कश्ती की कोई हैसियत ही ना थी। बफरी हुई मौजों पर जब कश्ती डोलने लगी, यानी बफरी हुई बेटा होता है जो समुंदर की जो तेज लहरें होती हैं। तो जब वो तेज लहरें अचानक आती हैं तो जो कश्ती होती है वो डोलने लगती है, यानी इधर उधर होती है। तो उस टाइम पर बेटे अपना आप को काबू रखना बहुत जरूरी होता है। तो वो गुलाम बुलंद आवाज से रोने चिल्लाने लगा, हाय मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। कश्ती को वापस साहिल पर ले चलो, वरना हम सब डूब जाएंगे। गुलाम ने यही रट लगा रखी थी। रट का मायने लिखिए जिद। यानी जब वो उस लहरों पर, उन तेज लहरों मौजों पर कश्ती पहुंची, क्योंकि वो पहली दफा सफर कर रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि सफर में ऐसे भी होता है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और एक ही जिद लगा दी कि हम सब डूब जाएंगे। हमें किस मुसीबत में आपने डाल दिया है, कश्ती को वापस साहिल यानी किनारे पर ले चलो। बादशाह ने उसे डांट डपट डपट कर चुप कराने की कोशिश की, मगर वो गुलाम तो गोया अपने आप को मौत के मुंह में समझ रहा था। शाही फरमान भी उस पर कोई असर ना हुआ। शाही फरमान का भी उस पर कोई असर ना हुआ। बादशाह ने उसे खूब डांटा डपटा, लेकिन वो गुलाम जो था वो समझ रहा था कि बस उसको मौत ने अपने मुंह में ले लिया है। बादशाह के हुक्म का भी उस पर कोई असर नहीं था हुआ। कोई है जो इस अहमक को खामोश कराए, बादशाह ने अपने साथियों से कहा। एक अक्लमंद वजीर ने अर्ज की, हजूर, बेटे नेक्स्ट पेज पे आइए। हजूर इजाजत हो तो मैं इस नादान को खामोश करा सकता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मेरे काम में मुदाखलत ना की जाए। मुदाखलत का मायने लिखिए दखल अंदाजी। बादशाह के वजीर, एक वजीर ने कहा कि मैं इस नादान को हुजूर खामोश करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जब मैं इसको खामोश करवाऊं तो मैं जो कोई भी काम या कदम उठाऊंगा, मेरे उस काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो चाहे करो, मगर इस अहमद के शोर गुल से हमारी जान छुड़ाओ। इसने हम सबको परेशान कर रखा है, बादशाह ने नागवारी से कहा। बादशाह तंग आ गया था उसके शोर से। उसने कहा कि तुम जो चाहे मर्जी करो, लेकिन इसके शोरों गुल से ना हमारी जान छुड़ाओ। उस अक्लमंद वजीर ने मल्लाहों को हुक्म दिया, शोर मचाने वाले गुलाम को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाए। हुक्म की देर थी कि मल्लाहों ने गुलाम को दबोच कर समंदर में फेंक दिया। बादशाह ने रोकना चाहा, लेकिन चूंकि वो दखल ना देने का वादा कर चुका था, लिहाजा खामोश रहा। उसने बेटा बादशाह ने कहा, वजीर ने उसको अपने मल्लाहों को हुक्म दिया जो कश्ती चला रहे थे कि इस गुलाम को पकड़ कर ना समंदर में फेंक दो। बादशाह उसके इस कदम पर बहुत हैरान हुआ, लेकिन चूंकि वो वादा कर चुका था कि तुम जो भी करोगे मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लिहाजा वो खामोश रहा बादशाह। उधर गुलाम ने क्या जी गोते खाने शुरू कर दिए। फिर वो हाथ पांव चिल्लाता हुआ कश्ती की तरफ लपका। वजीर के हुक्म पर मल्लाहों ने उसे खींच कर फिर कश्ती पर सवार कर लिया।
अब जी जब उसने गोते खाए खूब पानी में तो वो कश्ती की तरफ आया गुलाम। वजीर ने दोबारा मल्लाहों को हुक्म दिया कि इसे खींचकर दोबारा कश्ती पर सवार करो। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो डर कर शोर मचाने वाला गुलाम बड़ी खामोशी से एक कोने में बैठ गया। बादशाह ने खुश होकर वजीर से पूछा, इसकी खामोशी का सबब क्या है? बेटे अगले पेज पे आइए। सबब का मायने लिखिए वजह। बादशाह अपने वजीर के इस इकदाम पर बहुत खुश हुआ था और उसने अपने वजीर से पूछा, मुझे बताओ जरा, अब ये जो इतना खामोश बैठा है इसकी क्या वजह है? उस पर वजीर ने कहा, हुजूर, ना इसे डूबने के दुख का एहसास था, ना कश्ती में बैठने की सलामती और आराम का ख्याल। यानी इसे डूबने का जो दुख होता है ना, उसने वजीर ने कहा, ना इसको पता था, ना कभी ये डूबा था, ना इसको पता था कि जो डूब कर जो भी दुख होता है वो कैसा होता है, और ना ही कश्ती में उसको बैठने के जो उसको सुकून और सलामती और आराम था उसका भी एहसास था। वजीर ने बड़े अदब से वजाहत पेश की, सलामती की कदर वही जानता है जो मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हो। जिसका पेट भरा हुआ हो उसे सादा ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। यानी जिसका पेट पहले से ही भरा हो उसे सादा ग़िज़ा जो भी होती है वो नहीं अच्छी लगती, लेकिन भूखे शख्स को रोटी खुश्क रोटी भी मिल जाए तो वो मज़े ले लेकर खाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। साहिल समंदर में डोलने वाली कश्ती की निस्बत बड़े आराम की जगह है, लेकिन समंदर में डूबने वाले इंसान के लिए कश्ती सलामती का मुकाम रखती है। ये उस वजीर ने बेटा उस वक्त कहा था। इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? बादशाह ने गुलाम से दरियाफ्त किया। गुलाम बोला, हुजूर, मैं इस वक्त बहुत आराम में हूँ। गुलाम ने जवाब दिया। बादशाह अपने वजीर की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से बेटा हमें क्या सबक मिलता है? झूठी शेखियां बगाड़ने वालों को कभी ना कभी जरूर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। यानी जो झूठ मूठ हम जो बोलते हैं उनको जिंदगी में कभी ना कभी शर्मिंदगी जरूर उठानी पड़ती है। अब जी बेटा आपका स्क्रीन पर आ रहा है आपका जो क्लास 5 होमवर्क है वो देख लीजिए। इसके अलावा बेटे आपको होमवर्क व्हाट्सएप भी हो जाएगा। इसके बाद बेटे अब आप हैंड रेस कीजिए, जिसने जो भी सवाल करना है वो पूछ लीजिए। होमवर्क है आपका बेटे कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 53 यानी 53 कहानी नवीसी। उस कहानी का आप बेटे उन्वान लिखेंगे, दो दोस्त। और उसका बेटे आप तो बुक में सबक भी दिया गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसके अलावा बेटे आप एक गुलिस्तान सादी के बेटे रीडर की जो है वो पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट लेसन की इल्म और दौलत। और कारवानी उर्दू का लेसन एक सुबह की भी पढ़ाई करेंगे। और एक मजमून आपने बेटा खुद लिखना है, क्या क्या क्यामत ढाए है गुस्सा। यानी जब आपको गुस्सा आता है तो उस गुस्से में आप क्या क्या करते हैं, और उस गुस्से की वजह से आपको कई दफ़ा बहुत नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। इस पे आपने मजमून लिखना है। अब जी बेटे हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस की ऑप्शन आ रही होगी और बेटे सवाल कीजिए, जिसको जो भी मसला हो वो पूछ लीजिए। जी बेटा पूछिए। हेलो टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर मुझे पहले सब्जेक्ट का वो होमवर्क भेज दें। कौन सा बेटे? पहले सब्जेक्ट का। इसी सब्जेक्ट का जितना रिमेनिंग काम है वो सेंड करते हैं आप टाइम। बेटा इसका जो काम है वो आपको लेक्चर्स में ही मिलेगा। आप YouTube पे तमाम लेक्चर्स डाउनलोड हैं, आप वहां से बेटा निकाल लीजिए। ओके, आप वैसे चैप्टर्स बता दें कि सारे कंप्लीट हो गए अब तक जितने भी पीछे हैं इससे? हाँ जी, पीछे से सारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, वो हम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा। किसी और ने बेटा कोई सवाल पूछना है? टीचर जी हाँ जी।
पूछिए बेटा। टीचर मुझे उसकी समझ नहीं आई कि कहानी लिखते हैं ना जैसे, उसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। ये कहानी तो मैंने 2 मरतबा बताई है, एक वैसे बताई है, फिर दोबारा मैंने डिक्टेट भी करवाई है। अब बेटे इसका ये लेक्चर जब डाउनलोड होगा उस पे यूट्यूब पे, तो काइंडली उस पे देख लीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा। और किसी ने पूछना है बेटे? टीचर जो हमने पुरानी रफ कॉपीज पर स्कूल का काम किया था वो भी सारा अपनी स्कूल की कॉपीज पर लिखना है? नहीं, वो पुराना बेटे उन्हीं कॉपीज पे रहने दीजिए, वो उन्हीं कॉपीज पे चेक हो जाएगा, और जो अब नई कॉपीज मिल रही हैं आपको उन पे ये वाला काम कीजिएगा। एनी क्वेश्चन मोर? बेटा आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काम बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, खूबसूरत लिखाई के साथ। और टीचर जो आपने हमें मुकालमा दिया वो भी उर्दू पर लिखनी है? मुकालमा बेटे बी कॉपी में होता है, बी वाले पोर्शन में कीजिएगा। टीचर जी ये मेरे पास रीडर नहीं है। रीडर नहीं है बेटे, स्कूल से ले लीजिए। ओके, कब आके लूँ मैं रीडर? बेटे स्कूल तो डेली खुला होता है, सैटरडे को भी खुला होता है, 1 o'clock तक 2 o'clock तक स्कूल में होते हैं, सर भी होते हैं, बाकी मैनेजमेंट स्टाफ भी होता है, आप स्कूल से ले लीजिए। ओके टीचर, थैंक यू। सब अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।